ये चैप्टर का कितना क्लास हुआ है? 2 क्लास, 2 या 3 क्लास हुआ है? 3। तुमको कहाँ तक नहीं 2 ही हुआ शायद। देखो कोशिका पर आ चुके हैं। कोशिका की खोज, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? फादर ऑफ जीव विज्ञान, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और ये एक बार और पूछ देते हैं, रसायन शास्त्र का जनक बता दो। रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लैजोवियर। अब याद आया। कोशिका की खोज, फिर हो गया कोशिका का निर्माण, कोशिका सिद्धांत, जीव के प्रकार, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रिवाइज कर लोगे। कोशिका का आकार पढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 0.1 एंगस्ट्रम, और सबसे बड़ी कोशिका 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, तो इस कोशिका का आकार होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक कोशिका का आकार होता है। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, 1 मीटर लंबी होती है तंत्रिका तंत्र। यहाँ तक हो गया ना? अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार। हमारा आज का टॉपिक है कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार का होता है? या लिखें कोशिका। कोशिका याद रखो 2 प्रकार का। चलो यहाँ लिख देते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार का है? 2। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को कहते हैं यूकैरियोटिक। अब इसमें है कुछ हमारे फ्री फायर वाले बच्चे बैठ के हैं, प्रो का जैसे आया दिमाग में बस ध्यान कहीं और पहुंच जाता है ना? तो बस तो देखो, पहला है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। शांत हो जाओ। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका हमारा 2 प्रकार का होता है। अब लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो वे अविकसित कोशिकाएं जिसमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्र नहीं पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब क्या? उसमें सब चीज नहीं पाया जाता, उसमें कुछ चीज ऐसी भी है जो एब्सेंट रहती है, जो नहीं रहती। तो इसका पहले डिफिनीशन लिखते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका या वे अविकसित कोशिकाएं जिसमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित वे अविकसित कोशिकाएं जिसमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्र नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। ये प्राय छोटे होते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक। ये ईर्ष्या है कि दीर्घ है? दीर्घ, दीर्घ है ये। यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक एवं सभी कोशिकाएं पाई जाती है। वे कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा
सीधा लिख देते हैं वे कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वे अविकसित कोशिकाएं जिसमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्र नहीं पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। मतलब क्या है, इसमें सब चीज नहीं पाया जाता है, कुछ चीज ही होगा, जैसे प्लाज्मा झिल्ली इस तरीके का कुछ चीज होता है वो इसमें पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें सभी चीजें पाया जाता है। देखो सभी चीजें पाया जाएगा मतलब क्या होगा, दोनों में से बड़ा कोशिका कौन होगा? एक में है बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती है, एक में सभी चीजें पाई जाती हैं, दोनों में से बड़ा कौन होगा बताओ? यूकैरियोटिक होगा। दिमाग से भी सोच सकते हैं, इसमें सब चीज पाया जाता है मतलब क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, ये क्या होगा? छोटा होगा। तो मतलब ये होता है एकल जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव बहुत छोटा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इस समय पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो जितने पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो सभी में पाया जाता है, बड़े कोशिकाओं में, बड़े जीव जंतु में, बड़े प्राणियों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। जल्दी इसको नोट डाउन करो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जो है, ये प्रायः छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रायः छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक प्रायः बड़े होते हैं। फिर हो गया प्रोकैरियोटिक केवल गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। यूकैरियोटिक में अनेकों पाया जाता है, एक से अधिक पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये अंतर है उसका। प्रोकैरियोटिक केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है और वो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इरेज करें उसको। मिटाएं, पॉज कर दो। चलो इसको इरेज करते हैं। कृपया जो नहीं लिखे हैं अपने पड़ोसी का हेल्प लें। इस दोनों को हम फायदा उठाने के लिए नहीं मिटाएं, क्योंकि अभी हम लिखवाने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। अगला स्टार दो करके लिखो। तथा यूकैरियोटिक अंतर जब भी बोला जाए तो इसी तरीके से लिखा करो। लाइनिंग सीधा नहीं है, चलो ठीक है, इतना चलेगा। एक तरफ लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ लिख देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। पहला है, इसमें बहुत सारी चीजें जो रहती हैं जो गायब रहती हैं, तो ये छोटा होगा। तो ये प्रायः छोटे होते हैं। इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रो से 10 माइक्रो तक होता है, या 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, उसके बाद है ये, इसमें लिखेंगे 1। ये पढ़ाए, देखो ऐसा नहीं है इसमें लिख देंगे कुछ और, लिख देंगे कि ये लाल है, इसमें लिख देंगे यह अच्छा है, ये नहीं है। अगर इसमें रंग के बारे में लिखेंगे तो इसमें भी रंग के बारे में लिखेंगे। इसमें अगर लिखते हैं स्वाद के बारे में तो इसमें भी स्वाद के बारे में। ठीक है, जो चीज़ इसमें वही चीज़ इसमें। तो 1 नंबर में क्या लिखे हैं? आकार के बारे में, ये प्रायः छोटे होते हैं, इनका आकार इतना है। तो वैसे इसमें भी लिखेंगे ये प्रायः बड़े होते हैं।
यह प्रायः बड़े होते हैं। इनका आकार क्या 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। इनका आकार 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच होता है। ये दूसरा नंबर है, ये एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। तीसरा हमारा अंतर है कि इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो है सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है। एक गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें है एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। चौथा हमारा अंतर है कि केंद्रक झिल्ली से, इसका जो केंद्रक है प्रोकैरियोटिक का केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है और इसका केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसका केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है और इसका केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इस दोनों में 4 अंतर हो गया कि ये प्रायः छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका प्रायः बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज होता है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, यूकैरियोटिक का होता है 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। फिर हो गया ये एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय होता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ये जीव नहीं है, मतलब एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें है प्रोकैरियोटिक जो है इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है और यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है उसका केंद्रक चारों ओर से झिल्ली से घिरा नहीं होता है और इसमें झिल्ली से घिरा होता है। यह है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। देखो आगे दिया हुआ है हमारा सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। देखो सांद्रता किसको कहते हैं? सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोर से बोलो, सांद्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन। देखो सांद्रता का मतलब क्या है, जैसे क्या है तुम 1 kg ये लो, 1 लीटर पानी, अभी तो रमजान का टाइम है, तुम शरबत भी घोलते होगे, क्या करते हो? कभी चीनी तुम थोड़ा सा डालो, थोड़ा घुलेगा। ज़्यादा पानी है कि ज़्यादा चीनी है? पानी ज़्यादा है, उसमें और चीनी मिलाओ, और चीनी मिलाओ। देखते हैं कि क्यों कहते हैं केमाम बनाना, जिसको कहते हैं चीनी का रस होता है, बनता है। उसमें क्या होता है, पानी कम होता है, चीनी ज़्यादा होता है। पानी कम होता है, चीनी ज़्यादा। जब पानी का तादाद पानी का जो ये है वो कम हो और कोई और चीज़ चाहे चीनी हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, वो ज़्यादा हो तो वही कहलाता है कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाता है। किसका? तो आज चीनी का सांद्रता हो गया। नहीं समझे हम क्या बोले?
एक गिलास तुम ये लो, क्या कहते हैं, पानी लो। एक गिलास पानी में तुम तब तक चीनी मिलाओ जब तक कि वो पूरा का पूरा घुल ना जाए। तो पूरा घुल जाएगा मतलब क्या है, उसमें इतना चीनी मिलाते रहो कि आखिर में वो घुलना बंद हो जाए। आखिर में एक समय ऐसा आएगा जरूर कि घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हाईली कंसंट्रेटेड। वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, अधिक सांद्रित है। किसके लिए? तो चीनी के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा क्या मिला हुआ है? चीनी मिला हुआ है। तो बस वही सांद्रता के अनुसार कुछ ऐसा देखोगे विलयन जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, कुछ कम गाढ़ा होता है, कुछ पतला होता है ना। तो बस उसी हिसाब से सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के अनुसार विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समपराश्री, एक को कहते हैं समपराश्री विलयन, समपराश्री विलयन। ये जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान हो। देखो इस तरीके से समझो, देखो यहाँ पर यह है, इस तरीके से एक बर्तन है, ठीक है, और ये सटा करके दूसरा बर्तन है, मतलब एक ही बर्तन है पूरा, और उसमें एक क्या कर दिए, बीच में कुछ डाल दिए। इधर है कि थोड़ा सा गाढ़ा कुछ डालते हैं, चीनी वाला ही पानी डालते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा डालते हैं, इस तरीके से पूरा फुल कर दिए। अब यहाँ पर एकदम छोटा छोटा होल करते हैं, क्या होगा, धीरे धीरे ये इसमें से क्या होगा, रिस करके धीरे धीरे किस में भरना स्टार्ट होगा, इसमें। तब तक भरेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, भरेगा ना। दूसरा क्या है कि इसमें यह है यहाँ तक भरे, इस पॉइंट तक पूरा भरे, इसमें भी इसी पॉइंट तक भर दिए। क्या अब इधर से उधर जाएगा? नहीं ना जाएगा। बस इसी चीज को कहते हैं समपराश्री विलयन। जब अंदर, कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर दोनों का अगर ये विलयन सांद्रता समान होता है तो क्या कहलाता है? समपराश्री विलयन। कोई दिक्कत नहीं, लिखो। जब कोशिका के भीतर तथा बाहर का सांद्रता समान हो तब वह समपराश्री विलयन कहलाता है। तब वह समपराश्री विलयन कहलाता है। दूसरा आता है अति प्रासरणदाबी। दूसरा है अति प्रासरणदाबी, अति प्रासरणदाबी विलयन। इसमें होता है कि कोशिका के अंदर जो है वो सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के बाहर सांद्रता कम है। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है, अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है, तो वो अंदर से जो विलयन है वो धीरे धीरे रिस करके वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ हो गया, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। तो कोशिका के अंदर का जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। ये हो गया। और हमारा एक आखिरी आता है अल्प प्रासरणदाबी। क्या आता है? अल्प प्रासरणदाबी। इसमें होता है कि यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम हो, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम हो, बाहर की सांद्रता से कम हो, तो कोशिका के बाहर का जल अंदर की ओर आने लगता है।
तो कोशिका के बाहर का जल अंदर की ओर आने लगता है। तो कोशिका के बाहर का जल अंदर की ओर आने लगता है। क्या बाहर लिखा होगा, ये अंदर की तरफ ऊपर। ये यस। यदि कोशिका वहाँ अंदर का जल ना, ये वाला देखो, पढ़ो इसको। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता, यदि कोशिका के अंदर जो भी जल है उसकी सांद्रता बाहर की सांद्रता से, वही ना, बाहर की सांद्रता, दो लिख दिए है ना। तो एक काम करो, यहाँ से मिटा दो इसको। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से कम हो तो कोशिका के बाहर का जल अंदर की ओर आने लगता है, अंदर की ओर आने लगता है। आप सोचो कि बलून के अंदर तुम लगातार पानी भरते जाओ, पानी भरते जाओ, क्या होगा? फट जाएगा। तो बस वैसे ही तो कोशिका फट जाती है। अधिक जल के कारण कोशिका फट जाती है। ये तुम्हारा यहाँ तक क्या हुआ है? सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। इससे आगे जो तुम्हारा है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई होगा। कहाँ तक हुआ है तुम्हारा? ये है, ठीक है। अल्प प्रासरण दाबी विलयन, सम प्रासरी विलयन, ये सब हो चुका है। अति प्रासरी, इसके बाद कोशिका भित्ति, जीव द्रव संकुचन, कोशिका द्रव, कोशिकांग। अच्छा है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। कोशिका की संरचना पढ़ेंगे अगले क्लास में।